दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बेहद जटिल मशीन की तरह है। मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें हर पुर्जा अपनी जगह पर बिल्कुल सटीकता से काम कर रहा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि उस विशाल इंजन की ईंधन की नली में एक बहुत ही छोटा सा कंकड़ फंस जाए। हाँ, और अचानक से वो पूरी मशीन धुआं फेंकने लगेगी। उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और अगर वो कंकड़ नहीं निकला तो मशीन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इस विस्तृत विश्लेषण में उसी कंकड़ की बात कर रहे हैं। एक संकरा समुद्री रास्ता जिसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कंकड़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बुना गया एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक चक्रव्यूह है। आज 24 मई 2026 है। हाँ, और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 2026 का अमेरिका ईरान युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक तंत्र का दम घोट रहा है। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कूटनीतिक बातचीत और सेनाओं की तनातनी ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सही बात है। और हम हवा में कोई दावा नहीं करने वाले। हमारे सामने आज कई अहम दस्तावेज मौजूद हैं, जैसे विकिपीडिया के हालिया अपडेट्स, 23 मई की ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की विस्तृत रिपोर्ट। इसके अलावा यूएस बैंक का 9 अप्रैल का मार्केट सिनारियो अपडेट भी है। और हाँ, अल जजीरा तथा CBS न्यूज से आ रही आज की ताज़ा लाइव कवरेज भी शामिल है। इन सभी स्रोतों को खंगालकर हम इस शतरंज के हर दांव की तह तक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या बचाव करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, चाहे वो अमेरिका और इजराइल हो या ईरान और उसका समर्थित गुट। हमारा काम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारियों का निष्पक्ष रूप से आकलन करना है जी, ताकि जमीनी हकीकत बिना किसी मिलावट के समझी जा सके। बिल्कुल। तो चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। 28 फरवरी 2026 यही वो दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर वो बड़े हमले किए थे जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। हाँ, और इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। अब कई महीनों की तबाही के बाद पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। भारी बमबारी झेलने, अपना बुनियादी ढांचा खोने और अपने सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भी ईरान बातचीत की मेज पर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे वो जीतने की स्थिति में हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ईरान ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने अपनी कमजोर होती सैन्य स्थिति की भरपाई एक बहुत बड़े हथियार से कर ली है। आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात कर रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल। वे अपनी सैन्य ताकत से नहीं बल्कि दुनिया को होने वाले आर्थिक नुकसान के डर से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए एक 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा था। हाँ, सामान्य कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि दूसरे पक्ष उस प्रस्ताव में कुछ बदलाव की मांग करेंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। सही कहा। ISW की 23 मई की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने उस प्रस्ताव के जवाब में अपना खुद का एक नया 10 सूत्रीय काउंटर प्रपोजल मेज पर रख दिया है। मतलब वे चाहते हैं कि अमेरिका सबसे पहले उन पर से सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा ले और होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण पूरी तरह से बना रहे। और सबसे बड़ी बात, उनके परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यही वो कूटनीतिक गतिरोध है जिसने पूरी प्रक्रिया को उलझा दिया है। अमेरिका की प्राथमिकता तो ये है कि पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाई जाए, हाँ, ताकि भविष्य में कोई बड़ा खतरा न पनपे। लेकिन इस गतिरोध के बीच CBS न्यूज के आज के ताज़ा अपडेट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिला है। वो क्या? ऐसा पता चला है कि ईरान सैद्धांतिक रूप से अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने पर सहमत हो गया है। एक मिनट, संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करना? ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी रियायत है? बिल्कुल है। जब हम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम की बात करते हैं तो इसका मतलब उस यूरेनियम से है जो 60% या उससे अधिक की शुद्धता तक पहुंच चुका है। अच्छा, और इसे हथियारों के स्तर तक ले जाना आसान होता है? हाँ, इसे 90% तक ले जाना बहुत ही आसान और तेज प्रक्रिया होते हैं। ये परमाणु बम बनाने के बिल्कुल आखिरी कदम पर खड़े होने जैसा है। अरे वाह!
तो अगर ईरान इसे नष्ट करने को तैयार है तो वो असल में परमाणु बम बनाने की अपनी सबसे अहम सीढ़ी को तोड़ने की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है और शायद इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया है कि एक ठोस प्रस्ताव मेज पर मौजूद है। हाँ, और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी खराब समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे की नब्ज टटोल रहे हैं। सही कहा, लेकिन कूटनीति में जब तक कागज पर दस्तखत नहीं होते तब तक सिर्फ बयानों का कोई मतलब नहीं होता। दोनों पक्ष इस समय वक्त का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब भी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकेबंदी की बात आती है, न्यूज़ चैनल सिर्फ कच्चे तेल के बैरल और गैस की पाइपलाइनों के ग्राफिक्स दिखाते हैं। हाँ, दुनिया का 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ये बात तो सबको पता है। लेकिन जब मैं यूएस बैंक की 9 अप्रैल की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। तेल के अलावा दुनिया का 30 से 35% नाइट्रोजन आधारित उर्वरक भी तो इसी रास्ते से आता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही वो कड़ी है जो इस युद्ध को मध्य पूर्व के समुद्रों से निकालकर दुनिया भर के किसानों की रसोई तक ले आती है। ठीक कहा। हमेशा सिर्फ ऊर्जा संकट की बात होती है, लेकिन अगर दुनिया भर के खेतों तक उर्वरक नहीं पहुंचा तो इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। बिल्कुल, पैदावार कम होगी तो अनाज की कमी होगी, और जब अनाज कम होगा तो खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। मतलब ये नाकेबंदी असल में एक छिपे हुए वैश्विक खाद्य संकट की नींव रख रही है। हाँ, ये सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं है। होर्मुज जैसे एक संकरे समुद्री रास्ते का बंद होना यूरोप से लेकर एशिया तक के आम इंसान की जेब पर सीधा डाका डाल रहा है। खास तौर पर भारत और चीन जैसे घनी आबादी वाले देशों में। जब उर्वरक महंगे होंगे तो अनाज महंगा होगा, और जब तेल महंगा होगा तो उस अनाज को ट्रकों में भरकर बाजार तक पहुंचाने की ढुलाई महंगी हो जाएगी। हर चीज की कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी। और वित्तीय बाजारों ने इस खतरे को युद्ध के पहले दिन ही भांप लिया था। युद्ध की शुरुआत में ही S&P 500 इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से लगभग 9% गिर गया था। हाँ, और ब्रेंट क्रूड ऑयल रातों रात 70% तक उछल गया था। इसी स्थिति को समझने के लिए यूएस बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 3 संभावित सिनेरियो तैयार किए हैं। कौन-कौन से सिनेरियो? पहला है बेस्ट केस, जिसमें माना गया है कि जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान निकल आएगा और अर्थव्यवस्था तुरंत पटरी पर लौट आएगी। दूसरा है बेस केस, यानी जो होने की सबसे अधिक संभावना है, जिसमें 2 से 6 हफ्ते तक नाकेबंदी रहने का अनुमान है ना? बिल्कुल, जिससे महंगाई का एक छोटा लेकिन तेज झटका लगेगा। लेकिन रिपोर्ट में एक तीसरा सिनेरियो भी था जिसे उन्होंने टेल रिस्क कहा है। ये टेल रिस्क असल में क्या होता है और ये कितना डरावना है? फाइनेंस की दुनिया में टेल रिस्क का मतलब एक ऐसे इवेंट से होता है जिसके होने की संभावना तो कम होती है, लेकिन अगर वो हो जाए तो उसकी तबाही की कोई सीमा नहीं होती। मतलब एक तरह का ब्लैक स्वॉन इवेंट? हाँ, यूएस बैंक के अनुसार अगर ये नाकेबंदी पूरी गर्मियों तक खिंच जाती है तो विदेशी बाजारों में 20% तक की भारी गिरावट आ सकती है। बाप रे, 20%? इतनी बड़ी गिरावट का मतलब है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को मजबूर होकर अपनी ब्याज दरों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ताकि अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी में जाने से रोका जा सके। तो अगर अर्थव्यवस्था पर इतना भयानक असर पड़ रहा है और दोनों पक्षों को ये बात पता है, तो ये लोग कागज पर दस्तखत करके युद्ध विराम क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जमीन पर एक बहुत बड़ी अड़चन है जो शांति समझौते को रोक रही है। और वो क्या है? अड़चन ये है कि दोनों पक्ष इस बात पर ही सहमत नहीं है कि युद्ध विराम की परिभाषा क्या है और ये किन भौगोलिक सीमाओं पर लागू होता है। हाँ, मतलब जब दोनों पक्ष इस बात पर ही सहमत नहीं है तो ये कूटनीति जमीन पर कैसे काम कर सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार अस्पष्टता जानबूझकर रखी जाती है ताकि बातचीत शुरू हो सके, लेकिन जमीन पर यह बहुत खतरनाक साबित होती है। मैं समझ रहा हूँ। यहाँ लेबनान का मुद्दा सबसे बड़ा पेंच बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तानी मध्यस्थ और ईरान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यह युद्ध विराम पूरे क्षेत्र में लागू है, लेबनान सहित। लेकिन दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका का स्पष्ट रूप से कहना है कि लेबनान इस समझौते का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। हाँ, मैंने जेडी वेंस के बयान भी देखे थे। उनका तर्क है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह एक अलग समस्या है। सही कहा। मूल रूप से अमेरिका और इजराइल ईरान समर्थित गुटों के इस पूरे नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना चाहते हैं, जबकि ईरान चाहता है कि समझौता पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क के लिए एक साथ हो। बिल्कुल,
और इसी विरोधाभास का खौफनाक नतीजा हम जमीन पर देख रहे हैं। कूटनीति की मेज पर ठोस प्रस्ताव होने के बावजूद लेबनान में भयानक हमले जारी हैं। हाँ, अल जजीरा की आज की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में बचावा कर्मियों सहित 10 लोगों की मौत हुई है। तो जब एक पक्ष कहता है कि युद्ध रुक गया है और दूसरा कहता है कि ये इलाका समझौते में आता ही नहीं, तो विश्वास कैसे कायम हो सकता है? अविश्वास तो जमीन से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है। इस समय हॉर्मुज में एक तरह की दोहरी नाकेबंदी चल रही है। दोहरी नाकेबंदी वो कैसे? एक तरफ ईरान है, वे हॉर्मुज रोककर वहां से गुजरने वाले जहाजों से $1 मिलियन तक का टोल वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। $1 मिलियन? ये सुनकर बहुत बड़ी रकम लगती है और अमेरिका इसे पूरी तरह से अवैध मानता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे व्यापारिक नजरिए से देखें तो संदर्भ बदल जाता है। एक विशाल सुपर टैंकर में करीब $150 मिलियन का तेल भरा हो सकता है। अच्छा, तो उस माल को बचाने के लिए शिपिंग कंपनियों के लिए $1 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह का प्रोटेक्शन मनी देने जैसा है। वे खुशी खुशी देना चाहेंगी ताकि उनका करोड़ों का माल सुरक्षित रहे। लेकिन अमेरिका इस वसूली को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहता। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये कोई छोटी मोटी गश्त नहीं है, बल्कि एक पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी है। सही कहा, ये सीधे तौर पर सभी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है। अमेरिका का स्पष्ट फरमान है कि कोई भी वाणिज्यिक जहाज ईरान के बंदरगाह पर न जा सकता है, न आ सकता है। और वे इसे सख्ती से लागू भी कर रहे हैं। CNN और CBS की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी सेना ने अब तक 100 से अधिक वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस भेजा है। और जो जहाज चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से 4 को सैन्य कार्रवाई करके निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी से बचने के लिए वे अपनी शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े जहाज जो फुटबॉल के मैदान जितने विशाल होते हैं, वो भला रडार और अमेरिकी नौसेना से छिप कैसे सकते हैं? यहीं पर इस शैडो फ्लीट की तकनीकी चालाकी काम आती है। ये जहाज कोई अदृश्य तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर वे रडार से कैसे बचते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग सिस्टम, जिसे AIS कहते हैं, उसे बंद कर देते हैं। ये समुद्र के बीच में अपने झंडे बदल लेते हैं। अच्छा, और कागजों में जटिल शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते होंगे ताकि असली मालिक का पता ना चले। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक तरीका, ये अमेरिकी नाकेबंदी की सीमा से ठीक बाहर इंतजार करते हैं, ओमान और पाकिस्तान के तटों के पास। और फिर रात के अंधेरे में बीच समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करते हैं। ये समुद्र में एक बहुत बड़ा और खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। हाँ, जहां एक छोटी सी भी गलतफहमी सीधे तौर पर एक महायुद्ध को जन्म दे सकती है। खैर, अब तक हमने कूटनीति और अर्थव्यवस्था की बात की। हाँ, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो काफी अजीब है। बिल्कुल, कुछ बेहद विशिष्ट और कम चर्चित घटनाएं जो इस युद्ध के पैमाने को दर्शाती हैं, जैसे ईरान के नेतृत्व के भीतर जो चल रहा है। आप मुज्तबा खामेनेई की बात कर रहे हैं ना, जो नए सर्वोच्च नेता बने हैं? हाँ, खुफिया जानकारी के अनुसार वे इस वक्त एक बेहद गुप्त और सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। सुरक्षा के नजरिए से ये एक तार्किक कदम है। जब आपका पूर्ववर्ती नेता एक हवाई हमले में मारा गया हो, तो नए नेता को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखना ही पड़ता है। मतलब अगर वे कोई भी डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करेंगे तो उनकी लोकेशन तुरंत ट्रैक हो सकती है। बिल्कुल, और उन पर भी मिसाइल गिर सकती है। लेकिन इस वजह से शांति समझौते की रफ्तार रेंग रही है। हाँ, क्योंकि वे केवल संदेशवाहकों यानी खुफिया कुरियर के जरिए संवाद कर रहे हैं। जरा सोचिए, 21वीं सदी में अमेरिका अगर कोई प्रस्ताव भेजता है तो वो कई कुरियर्स के हाथों से होता हुआ सुरक्षा की कई परतों को पार करके उन तक पहुंचता है। फिर वे उसे पढ़ते हैं, अपना जवाब लिखते हैं, और फिर वो जवाब उसी धीमी गति से वापस आता है। जिन वार्ताओं को कुछ घंटों में सुलझाया जा सकता था, उन्हें हफ्तों लग रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आधुनिक तकनीक के इस युग में दुनिया की किस्मत का फैसला चिट्ठी पत्री की गति से हो रहा है। ये सच में अचरज की बात है। और इस युद्ध की लहरें दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच रही हैं, ये भी देखने लायक है। क्या आपने ध्यान दिया कि अमेरिका ने ताइवान को होने वाली $14 बिलियन की हथियारों की बिक्री रोक दी है? हाँ, ये एक बहुत ही अजीब फैसला लगा मुझे। ईरान मध्य पूर्व में है और ताइवान एशिया में। अमेरिका ने ताइवान की सप्लाई क्यों रोक दी? इसका सीधा संबंध सप्लाई चेन से है। अमेरिका हॉर्मुज में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहा है। अच्छा, तो उस ऑपरेशन के लिए उन्हें उच्च तकनीक वाले हथियारों की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, एंटी शिप मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की भारी मात्रा में जरूरत है।
और ताइवान को चीन से खुद को बचाने के लिए ठीक इन्हीं हथियारों की जरूरत होती है। तो अमेरिका के पास इन उन्नत हथियारों का असीमित भंडार नहीं है। उन्हें चुनना पड़ रहा है कि मौजूदा युद्ध लड़ें या भविष्य के युद्ध की तैयारी करें। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का युद्ध दूसरी जगह के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। और ये प्रभाव सिर्फ सैन्य तक सीमित नहीं है, खेल भी इसके दायरे में आ गए हैं। हाँ, ईरान ने अपनी वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप रातों रात शिफ्ट कर दिया है। हाँ, अमेरिका के एरिजोना से हटाकर मेक्सिको के तिख्वाना में। आधुनिक युद्ध, खेल, कूटनीति और व्यक्तिगत सुरक्षा सबको प्रभावित करते हैं। और सुरक्षा की बात करें तो तुर्की में एक इराकी मिलिशिया कमांडर पकड़ा गया है। वो जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप के परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहा था। ये सारी घटनाएं साबित करती हैं कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। ये एक ही बड़े विस्फोट से निकली हुई शॉक वेव्स हैं। तो आज 24 मई 2026 को दुनिया एक ठोस प्रस्ताव की मेज पर होने से आशान्वित है। एलएनजी के कुछ जहाजों ने हॉर्मूज पार करना शुरू किया है। लेकिन लेबनान में युद्ध बेरोक-टोक जारी है। अविश्वास अभी भी चरम पर है। और अमेरिकी नौसेना की एपिक फ्यूरी नाकेबंदी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि अगर एक संकरा समुद्री रास्ता और संदेश पहुंचाने वाले कुछ खुफिया कुरियर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकते हैं, हाँ, और दुनिया के दूसरे छोर पर हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं, तो क्या हमारी आधुनिक ग्लोबलाइज दुनिया भविष्य के भू राजनीतिक टकरावों को झेलने के लिए बहुत कमजोर और नाजुक नहीं है? इस पर विचार जरूर करें। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे वैश्विक ढांचे की नींव पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और उसकी अनसुलझी परतों के साथ वापस लौटेंगे।